तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज फिर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। दोस्तों, ये प्रश्न कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इन प्रश्नों को करा रहा हूँ। आप समझिएगा ये प्रश्न क्या है, कैसे प्रश्न हैं, तो उन्हें समझने से पहले प्लीज़ जो इन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है वो लोग अभी लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूं। आप समझिएगा वो प्रश्न क्या है। मैं प्रश्नों की तरफ अब बढ़ रहे हैं, देखिएगा। हाँ, अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला, फिशर ने उपयोगिता के माप की इकाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों, ये यूटिल का प्रयोग किया है। किसका? यूटिल का प्रयोग किया है। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? इसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब आ जाइएगा आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 रुपए के बराबर के मूल्य के बराबर, यानी कि कहने का अर्थ इसका अभिप्राय है कि 1 रुपए के बराबर के मूल्य के बराबर। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उसे समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, तुरंत ही औसत प्रभाव जो उत्पाद होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझो। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर हो जाता है तब औसत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भी अधिकतम हो जाता है। दोस्तों, कैसा रहता है? तो भी अधिक ही रहता है। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गिरने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या है उसे समझिएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न कह रहा है, वह लागत क्या कहलाती है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है? ये वास्तविक लागत होती है। क्या होती है दोस्तों? ये वास्तविक लागत होती है। अब समझ लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, किसी साधन या आर्थिक पदार्थ के प्रयोग की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में त्याग के मूल्य के बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अवसर लागत की धारणा। क्या होगा दोस्तों? अवसर लागत की धारणा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को समझिएगा, करिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आ जाइएगा, पूरा वीडियो देखें प्लीज़। आप सभी लोग आधा देखें ना देखें और 1-2 मिनट का केवल ना देखें, पूरा वीडियोस देखें। हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हो। मुझे भी खुशी होती है कि देखो मेरे भाई बहनों ने इतना मेरा साथ दिया है, तो आपको देना चाहिए मेरा साथ। अब आ जाइएगा आगे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़, इतना आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखें, आधा ना देखें। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वे सब खर्चे का जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
किसी वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है वह वस्तु की क्या कहलाती है? तो ये मौद्रिक लागत कहलाती है, क्योंकि मुद्रा के रूप में खर्च करना पड़ता है जो धन। तो आप समझते आगे आगे प्रश्न क्या है उन्हें समझिएगा दोस्तों। आगे कह रहा है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। यह नियम क्या कहलाता है? दोस्तों ये पूर्ति का नियम ही कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ति का नियम ही कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिएगा। उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगी बाजार, क्योंकि हर क्रेता विक्रेता में क्या होता है, समरूप वस्तु के भी एक प्रतियोगिता सी होती रहती है। जैसे आप किसी बैग को लेने निकले तो कोई कह रहा है नहीं भाई हम आपको 400 रुपये में वही बैग देंगे, तो दूसरा कहता है नहीं 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 आप मेरे पास आ जाइए 350 रुपये में मिल जाएगा। तो तीसरा कहता है ऐसा कीजिए आप मुझे 320 रुपये दीजिए मैं आपको बैग दे देता हूँ। तो ये क्या है? ये समरूप वस्तु तो है, यानी एक ही क्वालिटी, सब कुछ एक ही है, परंतु रेट के लिए वो कीमत के लिए क्या करते हैं, वो वस्तु की कीमत उद्योगों द्वारा निर्धारित कर देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये प्रतियोगिता पर आधारित कर देते हैं कि वो कहते हैं नहीं मैं इतने में दे दूंगा तो मैं उससे भी कम दे दूँगा। तो यही चीज़ जो है वो आपकी प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है। अब आ जाइए आगे प्रश्न पर। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उससे समझिएगा। हाँ, कह रहा है कि वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पाद होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। तो दोस्तों ये एकाधिकार बाजार की स्थिति होती है। ये कैसी स्थिति होती है? जैसे स्वर्ण आभूषणों की बात की जाती है तो दोस्तों जो रेट खुला होता है, जैसे इस समय शायद स्वर्ण का रेट जो भी रहा हो 72,000 या 73,000 या जो भी 55-60 हज़ार रुपये होगा, तो ये जो रेट है तो उसी रेट पर तो आपको मिलेगा, उसी रेट पर आपको वो सौदा मिलेगी, वो सामान मिलेगा। यहीं पर कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेट से कम नहीं हो सकती। जैसे टेक्नोलॉजी में किसी मोबाइल्स को ले लीजिएगा, फ़ोन्स को ले लीजिएगा, एंड्रॉयड को ले लीजिए। इसमें क्या है कि यदि किसी एंड्रॉयड फ़ोन का एक ही रेट है तो वो दोस्तों उसी रेट पर व्यय करेगा, उसी रेट को आपसे लेगा, उसी रेट के आधार पर आपको देगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजियों में जो बहुत सारे गिरावटें और बढ़ोतरी हो रही है, ये सभी एकाधिकार बाजार की स्थितियों के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? आप समझिएगा आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि पेप्सोडेंट, कॉलगेट, एंकर, बबूल आदि जो टूथपेस्टों का उत्पादन करने वाली फर्में हैं वो किसके उदाहरण? तो ये एकाधिकार प्रतियोगिता के उदाहरण हैं। इनमें एकाधिकार ही रहता है, परंतु ये प्रतियोगिता का एकाधिकार होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं। 1000 बार पूछा गया है, हजारों परीक्षाओं में, यानी कि जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं किसी न किसी रूप में हर बार पूछा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों एडम स्मिथ की पुस्तक है। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है उसे समझो। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक भारत में गरीबी तथा अब्रिटिश शासन, ये एक पुस्तक लिखी थी, अपने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इस पुस्तक में? तो इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने धन के विकास के सिद्धांत का उत्पादन किया या प्रतिपादन किया था। अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उससे समझिएगा। देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे
महबूब उल हक, इन्होंने इन्होंने क्या किया था, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सबसे पहले दी थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सभी लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कभी मत करना कि ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रश्न पिछली विगत परीक्षाओं में पीसीएस में पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा जा चुका है। इसके अलावा वीडियो का एग्जाम जो 2018 और 19 में हुआ था, उनमें भी दोस्तों पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा की। इसलिए इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इनके भी कई सहयोगी हुए हैं, इन्हीं सहयोगियों के कारण इनका नाम आया है, वो समझिए। इन्होंने अकेले ही मानव विकास सूचकांक की अवधारणा नहीं दी है, सिर्फ ये वहाँ के मेजर थे, मेजर का मतलब ये मैन, मुखिया थे, इसलिए इनका नाम आया। इनके संगी साथी और थे, उनका भी नाम समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, इसमें अगले प्रश्न के रूप में कहा गया है कि महबूब उल हक जो है उनके सहयोगी कौन थे। एक तो सहयोगी थे ए.के. सैन और दूसरे सहयोगी थे सिंगर हंस। ये दो सहयोगी इनके थे। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसे समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ कब था। तो ये दोस्तों 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1990 ईस्वी में, 1990 में। आप बढ़िएगा आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उससे समझिएगा। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं। दोस्तों ये कई बार मैं प्रश्न करा चुका हूँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, इसीलिए मैं ये बार बार प्रश्न करा देता हूँ। इसमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की भी बात कर रहा है। इनके सूचकांक मानव विकास सूचकांक में क्या होते हैं, सूचकांक शामिल किए जाते हैं, तभी मानव विकास सूचकांक होता है। कहने का अर्थ है, अगर कहा जाता है कि वो बच्चा कैसे, कहते हैं ना वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। क्या इंटेलिजेंट केवल किताबी कीड़े बनने से हो सकता है? नहीं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है दोस्तों कि प्रत्येक क्षेत्र में उसका माइंड काम कर रहा होता है, वो होता है इंटेलिजेंट। वो होता है इंटेलिजेंट यानी कि होशियार, ठीक है, वही इंटेलिजेंट बंदा होता है। आप समझिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, आगे बढ़िएगा उसमें समझाऊंगा। जैसे इसमें प्रश्न किया गया है, किसी भी देश में जन्म के समय लोगों की सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि की माप कौन सा सूचकांक करता है। तो दोस्तों ये जीवन प्रत्याशा सूचकांक करता है। कौन करता है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक जो है वही करता है। लोगों में जो जीवन सापेक्ष प्रत्याशा की उपलब्धि है वो कौन करता है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक करता है। आप समझिएगा दोस्तों आगे प्रश्न क्या कह रहा है। इससे पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चैनल को जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया वो लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा आप सबको वीडियो। और आप सबसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़िएगा, इस सर्विस स्टडी चैनल के माध्यम से पढ़िएगा, तभी आप लोग किसी न किसी रूप में सक्सेस हो सकते हैं। और देखिएगा लेखपाल की वैकेंसियाँ आ रही हैं, और लेखपाल की वैकेंसियाँ 7000 के करीब आ रही हैं। इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, जी तोड़ के मेहनत करो, ताकि आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें किसी न किसी रूप में आपका नाम दर्ज हो सके, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे। आगे प्रश्न क्या उसे समझते हैं। आर्थिक समृद्धि दर क्या है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर ही दोस्तों क्या है? आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। यानी कि जीडीपी में जो परिवर्तन दर होता है वही आर्थिक समृद्धि दर है। आप समझिएगा आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। हाँ दोस्तों आगे प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास दर क्या है। तो ये एनएनपी यानी कि नेवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है। एनएनपी में जो परिवर्तन की दर है वो आर्थिक विकास की दर कहलाती है। आप बढ़िएगा आगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। तो ये कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप बढ़िएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। जैसे उसमें कहा गया है, इसमें देखिएगा प्रश्न को समझिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल है।
उद्योग, पंजीकरण निर्माण, गैर पंजीकरण निर्माण, निर्माण कार्य तथा बिजली, गैस और जल आपूर्ति आदि। इसमें प्रश्न जैसे ये किया जाए, पिछले वीडियो में एग्ज़ाम जब कुछ लोगों मैंने पूछा था तो उनमें आया था कि उसमें ये प्रश्न भी आया कि जो निर्माण कार्य तथा बिजली है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये दोस्तों उसमें ऑप्शन दे रखे थे, प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर था द्वितीयक क्षेत्र। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। अब आ जाइएगा आगे प्रश्न क्या उन्हें समझिएगा। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है। दोस्तों, परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपानगृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। जितनी भी सेवाएं, संचार और व्यापार, जो कुछ भी है वो हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको ध्यान में रखना और अच्छे से पढ़ना, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाए। ये वाला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिवहन व संचार हजारों बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के ले लो। अभी किसी ना किसी आने वाली परीक्षाओं में, किसी ना किसी परीक्षाओं में 101% पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अंतिम प्रश्न है उसे समझिएगा। क्या प्रश्न है, 1950-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही। दोस्तों ये वृद्धि दर जो थी वो दोस्तों 4.1% थी। कितनी थी? 4.1% थी, माइनस नहीं है, 4.1%। ये डैश का चिन्ह लगा है केवल, ठीक है दोस्तों। आप समझिएगा, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वो आपको निरंतर नोटिफिकेशंस के रूप में मिलता रहे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर्स आएंगे तो हम उतनी जल्दी लाइव भी आएंगे। और मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के अंत में, जो फिर मैं कह रहा हूँ कि अपने माता पिता की तरह इस भारत माता की भी सेवा करना शुरू करो। एक क्षेत्र से लोग नहीं करना चाहते, परंतु कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जिनमें हम लोग सेवा करते हैं, तो उन सेवाओं की तरह हम लोग क्या करेंगे, अपने माता पिता की तरह इस भारत देश की भी सेवा करनी पड़ती है। तो करनी पड़ती नहीं है, करनी है, क्योंकि ये मेरा एम है, आपका भी एम है, हम सबका उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है कि भारत माता के काम में हम लोग हमेशा साथ आएं। कहने का अर्थ ये है कि इस समय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ये इस समय काम क्या कर रहे हैं उसे समझिएगा कि हर काम निजीकरण में कर रहे हैं, हर काम निजीकरण में होता चला जा रहा है। तो कल को हम लोगों की खेतियां, जो खेती बाड़ी हो रही है, तो ये सब भी हमारा निजीकरण में निकल जाएगा। ये सब भी हमारा किस में चला जाएगा? निजीकरण में चला जाएगा। तो इसे समझिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ उसमें क्या फैक्ट है। ये फैक्ट ये कह रहा है कि निजीकरण पर सरकार का कोई दायित्व नहीं है। जब सरकार 5 रुपए की कोई वैक्सीन आपको लगाती थी, तो अब वही वैक्सीन आपको 1000 रुपये में लगेगी। कितने में लगेगी? 1000 रुपये में लगेगी। अब भाई गरीब है, गरीब तो मर मिटेगा ना इस काम से। तो ये चीज़ें थोड़ी अलग हैं। तो आप लोग इतना पढ़िए, पढ़ करके मेहनत करके जॉब प्राप्त कीजिए और एक ऐसी पोस्ट पर आइए। मैं जानता हूं कि हर बच्चे की जॉब नहीं लगती है, परंतु मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यदि कोई बच्चा पढ़ा लिखा सुपर टैलेंटेड है तो किसी न किसी पद पर अवश्य आसीन होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई ना कोई बच्चा अगर टैलेंटेड है तो किसी न किसी रूप में आसीन होगा, और वो क्रियाशील होना चाहिए। टैलेंट होने से ही केवल काम नहीं चलता, वो क्रियाशील भी होना चाहिए, उसके अंदर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, एक एक्टिविटी इंसान को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम बना देती है, चीफ मिनिस्टर बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है, याद रखना। और एक एक्टिविटी और टैलेंट ही इंसान को आईएएस, पीसीएस जैसी बड़ी पोस्टों पर, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स वगैरह बना देती है। तो इनको समझने की होती है कि मुझे किस लाइन में जाना है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इंटर तक तो भाई हर कोई पढ़ता है,
इंटर के बाद यानी कि जो अब 12th हो जाती है तो उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसके बाद बच्चे अपने अपने कर्तव्य पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो यही यही मौका है कि आप लोग सोचिए कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है या क्या बनना है। तो पॉलिटिशियन तो इंसान बन ही जाता है किसी ना किसी रूप में, लेकिन इस समय आप लोग फॉलो कीजिए केवल केवल नौकरी को, जॉब को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल